हेलो जी, क्या सारे दिस इज लक्ष्य। तो हम आ चुके हैं हमारे डीबीएमएस के लेक्चर नंबर 19 पर और आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे डीबीएमएस जो कि प्लेसमेंट स्पेसिफिक डीबीएमएस के फेज 3 को। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, एक पहला फेज होगा। दूसरे फेज में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया इंडेक्सिंग के बारे में, एसक्यूएल नो एसक्यूएल के बारे में, शार्डिंग के बारे में, राइट, और क्लस्टरिंग, पार्टीशनिंग, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब आई होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक सब समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मूव करेंगे इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे। इंटरव्यू स्पेसिफिक पहले भी थे क्वेश्चन, जो पहले हमने टॉपिक्स पढ़े उसमें डायरेक्टली इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकते हैं, बट इंटरव्यू स्पेसिफिक डिज़ाइन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे जैसे आप कैसे डेटाबेस को स्केल करते हो। ठीक है, आप किस तरीके से अगर आप अपना सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, तो आप किस तरीके से बहुत सारे डेटा को मैनेज करोगे। ठीक है, स्केलिंग अगर अप्लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ रही हैं तो किस तरीके क्या क्या टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे और कब कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, ये आपको याद होगा, नो एसक्यूएल वाली 1 घंटे की वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि नो एसक्यूएल है क्या और कब नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का यूज़ होता है। ये एक डिज़ाइन स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है, तो इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं नो एसक्यूएल की वीडियो में, राइट। तो मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नो एसक्यूएल और एसक्यूएल के बीच में डिफरेंस और कब कौन सा यूज़ करना है हमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वही एसक्यूएल नो एसक्यूएल में टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक इन दिस डिज़ाइन टॉपिक्स। ठीक है, फेज 3 में हम कुछ एक बेटर टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कुछ ऐसा पढ़ रहे थे हम कि अगर डेटाबेस बढ़ जाए, ह्यूज डेटा हो जाए, मैनेजेबिलिटी का इशू आ जाए तो हम उसको स्केल कर देंगे, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ जाए तो हम उसको स्केल कर देंगे। ठीक है, अब रिसेंटली लास्ट 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स आपके आए हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्लिपकार्ट एक बड़ी कंपनी बन गई। ठीक है, ओला, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे कंपनी आ चुकी है, पेटीएम। ठीक है, अब स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में बहुत छोटी ऐप्स थी ये, यानी कि बहुत ही छोटा डेटाबेस भी होगा, इनका डेटा भी बहुत कम होगा क्योंकि यूजर्स कम है, यूजर बेस कम है तो डेटाबेस छोटा है, डेटाबेस छोटा है तो मैनेजेबिलिटी के कम इशू है। पर धीरे धीरे जैसे इन्होंने स्केल किया, यूजर बेस बढ़ते चले गए। आपके अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी बढ़ गई होंगी, राइट। ठीक है, यूजर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ जाएंगी, कंकरेंट यूजर्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो इन्होंने किस तरीके से स्केलिंग अप्लाई की होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन से स्केलिंग के पैटर्न्स या स्केलेबिलिटी के पैटर्न्स यूज होते हैं जब आप डेटाबेस को स्केल कर रहे होते हो, और डेटाबेस को स्केल कब कर रहे होते हो, जब यूजर बेस बढ़ जाता है। यूजर बेस बढ़ जाता है तो डेटा बढ़ जाता है, डेटा बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा यूजर कंकरेंटली उस डेटाबेस पे काम करने की कोशिश करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर में कि जब आपका एक स्टार्टअप बनता है तो स्टार्टिंग में कितनी रिक्वेस्ट होती हैं, छोटा होता है तो उससे कैसा डेटाबेस होता है उसका। ठीक है, क्या क्या स्केलिंग के ऑप्शंस अप्लाई किए जाते हैं। और दूसरा, अगर आपका यूजर बेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आप स्केल करना चाहते हो तो किस पॉइंट पे कौन सा स्केलिंग का ऑप्शन आपके लिए फिजिबल है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी, थोड़ी इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें आपको पता चलेंगी। आप कॉलेज में बैठे हो, आई नो आप कॉलेज में बैठे हो तो थोड़ा सा बुक स्पेसिफिक बुकिश चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हो, है ना, बट यहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ, मैं यार DSA कर लूँ, जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोज मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन टॉपिक में
डिज़ाइन टॉपिक में डेटाबेस स्केलिंग पैटर्न्स के बारे में, ठीक है, हम ऐसा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें डिस्कशन में नोट्स मैंने कुछ स्लाइड की फॉर्म में बनाए हुए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, तो हर स्टेप एक स्लाइड है, ठीक है, तो स्लाइड पे शिफ्ट होते हैं। हम पढ़ने वाले डेटाबेस स्केलिंग पैटर्न, स्टेप बाय स्टेप स्केलिंग कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम जानना क्या चाह रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैनर में व्हेन टू चूज विच स्केलिंग ऑप्शन, ठीक है। स्केलिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेटा बढ़ता जा रहा है, यूजर बेस बढ़ता जा रहा है, आप स्केल करना चाहते हो। स्केल क्यों करना चाहते हो, ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, आपका डेटाबेस अवेलेबल रहे, ठीक है, आपके एपीआई लेटेंसी कम से कम हो, जल्दी से जल्दी कोई लैग ना हो, ठीक है। यूजर्स जो हैं आपके, जो कंकरेंट यूजर जो कि बढ़ चुके हैं, जो रिक्वेस्ट जो कि बढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी सर्व हो जाए और यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है। ये सब हम लास्ट 1-2 टॉपिक में पढ़ चुके हैं। क्लस्टरिंग में भी यही सब कुछ कर रहे थे, आपके पार्टीशनिंग में भी यही सब कुछ कर रहे थे, शार्डिंग में भी यही सब कुछ कर रहे थे, है ना। तो बेसिकली हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बना रहे थे, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो लास्ट के 2 लेक्चर्स, ठीक है, लास्ट नहीं 2 नहीं 3 लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। लास्ट के 3 लेक्चर आप पढ़ लेना, तभी इस वाले लेक्चर को पढ़ना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। विच स्केलिंग ऑप्शन इज फिजिबल प्रैक्टिकली एट ए मोमेंट, यानी कि अभी अगर मेरे डेटाबेस का एक्स साइज है या फिर एक्स नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेरे डेटाबेस पे आती है, तो कौन सा स्केलिंग ऑप्शन बेटर रहेगा। क्योंकि देखो, आपने एक छोटा स्टार्टअप खोला, ठीक है, आपने छोटा स्टार्टअप खोला, अब आप स्टार्टिंग में ही उसका जो डेटाबेस, क्योंकि छोटा डेटाबेस है ना, तो उसका डेटाबेस आप स्टार्टिंग में ही इनिशियल 0 लेवल पे ही या फर्स्ट लेवल पे ही आप ऐसा डेटाबेस का डिजाइन नहीं बना सकते जैसा अमेजॉन का डेटाबेस है, ठीक है, जैसा उबर ओला का डेटाबेस है। ऐसा आप अपने डेटाबेस का डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन, मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल डेटा सेंटर्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ऐसा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? पहली बात तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमें पता है ना कि भाई नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अब रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो आप क्यों करोगे, इतना ज़्यादा डेटाबेस को कॉम्प्लिकेट क्यों बनाओगे, ठीक है, जब आपके उतने रिक्वेस्ट ही नहीं है। तो आप स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करना चाहोगे, ठीक है। और अगर आप बोलते हो नहीं मैं करना चाहता हूँ, तो आपके लिए कॉस्ट बहुत बड़ा मैटर होगा। आपका रेवेन्यू कुछ खास है नहीं, अभी आपके ऐप पे यूजर्स ऑनबोर्ड हुए भी नहीं हैं। आप मोस्टली डेटा जो मोस्टली आपका पैसा जो है वो आप मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हो, आप कैंपेन्स चला रहे हो, बट आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने डेटाबेस को इतना बड़ा बना के नहीं रख सकते। क्या पता आपका आइडिया फेल हो जाए, मार्केट को पसंद ही ना है, या फिर आपका आइडिया मार्केट के अनफेवरेबल हो फॉर करंट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, ऐसा हो सकता है। तो स्टार्टिंग में आप छोटा ही रखोगे, फिर रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तभी आप स्केल करोगे। स्टार्टिंग में इतना बड़ा महंगा सिस्टम एस्टैब्लिश आप डेटाबेस का नहीं करोगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल थिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप स्केलिंग करना चाहते हो, हाँ, स्केलिंग में हम ऐसे ही कुछ कर रहे थे, ठीक है। जिसने लास्ट 2-3 वीडियोस देखी होंगी उसको याद आ गया होगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो एक केस स्टडी है, ठीक है, हम एक ऐप बनाने वाले हैं, कैब बुकिंग की ऐप, ठीक है। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपका एक टाइनी स्टार्टअप है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, छोटा, पर आप बस ऐसे ही अपने आसपास के मोहल्ले में ही स्टार्ट किया है आपने, ठीक है। कुछ कम ही ड्राइवर्स हैं आपके पास, कस्टमर भी बहुत कम है, 10 कस्टमर आपने ऑन बोर्ड किए किसी तरह। कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कुछ आपने रेफरल बेसिस पे अपने फ्रेंड्स को बोला कि एक बार ट्राई तो करके देखो, है ना, इस तरीके से कर दिया आपने ऑन बोर्ड। अब क्योंकि यूजर बेस बहुत छोटा है, ठीक है, और ट्रिप्स भी कम है, आपकी 5 मिनट में जाके एक ट्रिप बुक होती है। आपने इंफ्रा जो बनाया है अपना, उसमें 5 मिनट में जाके एक ट्रिप बुक होती है। उसमें क्या क्या दिख रहा होगा आपके पास, आपकी ऐप कैसी होगी, आप इसको लगा लो कि भाई सिंपल ओला उबर सबने चलाई है, उसी टाइप की ऐप होगी। तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होंगी, आपका छोटा सा आपने एक सिस्टम, छोटा सा मशीन, आपके पास एक पुरानी मशीन पड़ी थी, उसी में आपने उसको डेटाबेस सर्वर सेट कर दिया, ठीक है। उसमें अंदर आप कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, ठीक है, ट्रिप्स की इन्फॉर्मेशन, लोकेशंस की इन्फॉर्मेशन, बुकिंग डेटा स्टोर कर रहे हो, ट्रिप की हिस्ट्री स्टोर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप उसमें स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तब ने ओला उबर चलाई है, जिसने नहीं चलाई एक बार चला के देख लेना। अभी हमारा काम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, DBMS के अंदर DB को समझना, कैसे आपका सिस्टम बढ़ेगा। अभी ये नहीं कि भाई ऐप में कौन कौन से फीचर होंगे, उस रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, हमें समझ आ गया कि हम कैब बुकिंग के डेटाबेस पे काम करने वाले हैं, क्योंकि आपने नई ऐप बनाई है, ठीक है, और अभी इतना ही स्केल है उसका। तो अभी आपकी ऐप बढ़िया चल रही है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आपकी ऐप बढ़िया चलती है। बट अब क्या होता है कि आपके एरिया में वो ऐप बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, ठीक है, लोगों ने बहुत रेफ़र करना शुरू कर दिया उसको। रेफ़र करने के बाद क्या हुआ, आपके 10 बुकिंग पर मिनट आने लग गई। सपोज करो 10 बुकिंग पर मिनट।
अब आप क्या देख रहे हो कि यूजर्स बोल रहे हैं कि यार आपकी ऐप ना बहुत स्लगिश चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, कुछ लेटेंसी आ रही है, कुछ लिखते हैं लेट में अपडेट होता है, ड्राइवर लेट में शो होता है, ठीक है, कुछ लिखते हैं तो एप्लीकेशन हैंग हो जाती है, इस टाइप के इशू आ रहे हैं, तो स्लो ऐप आपकी चल रही है। आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपको पता चला कि भाई एपीआई लेटेंसी इज द प्रॉब्लम। एपीआई लेटेंसी क्या है? आपके पास एक छोटी सी स्मॉल मशीन थी, है ना, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और ये कैपेबल थी कि भाई एक ट्रिप अगर 5 मिनट में एक ट्रिप होती है तो इतना ये सह लेती है। अब आपका क्या होगा, 10 बुकिंग होने लगी, वो भी 1 मिनट में। अब 1 मिनट में 10 बुकिंग क्योंकि होने लगी है तो बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट आ जाती है कंकरेंटली, और क्योंकि रिक्वेस्ट आती है, जब यहाँ पे हिट करती है रिक्वेस्ट, तो आपका जो सिस्टम जो कि छोटा सा पुराना कंप्यूटर आपने सेटअप किया था वो इसको झेल नहीं पाता, ठीक है, इन रिक्वेस्ट को ढंग से टाइमली बेसिकली इसको प्रोसेस नहीं कर पाता। तो जो भी मान लो यहाँ पे एक एक्स रिक्वेस्ट आई तो उसके जो रिस्पॉन्स का टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है। क्योंकि रिस्पॉन्स का टाइम बहुत ज़्यादा है तो आपकी ऐप आपको स्लो चलती नज़र आ रही है। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, स्टार्टिंग में फूड पांडा एक ऐप आई थी, ठीक है, फूड पांडा ऐप आई थी। जब ये स्टार्टिंग में कोई भी ये नई जो ऐप्स आई थी जो थोड़े से छोटे स्केल पे इंडियन स्टार्टअप जो शुरू हुए थे, उनकी ऐप ना स्टार्टिंग में चलती ऐसी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, कुछ भी हो जा रहा है, आपने राइट किया गायब हो गया, ठीक है, या फिर आपने जो अभी डेटाबेस में एंट्री यानी कि राइट की रिक्वेस्ट डाली होगी, आपने अपना यूजर नेम डाला या कुछ भी चेंज किया, या ऑर्डर हिस्ट्री, वो आपको दिख ही नहीं रही है, 1 घंटे बाद दिख रही है, ठीक है। 1 घंटे बाद क्यों दिख रही है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, कि राइट रिक्वेस्ट तो जा चुकी है पर रीड रिक्वेस्ट में वो चीज़ आई नहीं है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें, यानी कि स्लगिश ऐप आपकी चलती थी स्टार्टिंग में, मतलब ये जितने भी नए नए स्टार्टअप्स होते, आपके साथ भी सेम केस है, आपके भी ऐसा ही इशू आ रहा है। अब ये हमने डिस्कस किया कि आपकी ऐप जो है फेमस हो गई है, प्रॉब्लम शुरू हो गई है, रिक्वेस्ट बढ़ गई है, ठीक है, आपका डेटाबेस टाइनी था तो आपका परफॉर्मेंस स्लो हो गई है। परफॉर्मेंस क्यों स्लो हुई है? एपीआई लेटेंसी बढ़ गई है, ट्रांजैक्शन फेसिंग डेडलॉक, स्टार्वेशन, फ्रीक्वेंट फेलियर हो जा रहा है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन टाइम आउट कर जा रही हैं, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट है, कोई हमने टाइम आउट लगा रखा था, वो टाइम आउट कर गई, सिस्टम हैंग हो गया, हैंग होके लेट में आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, ये सब समझ रहे हो आप, ठीक है। अब इससे आपको इशू क्या आ रहा है कि आपका स्टार्टअप स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होने लग गई, आपको हो गई परेशानी कि भाई क्या करें अब। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? इसका कोई सोल्यूशन है? तो फर्स्ट लेवल सॉल्यूशन क्या है कि कुछ आप किसी टाइप की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स लगाओ, कुछ आप इस टाइप की परफॉर्मेंस की ऑप्टिमाइजेशन लगाओ कि जिससे आपकी जो क्वेरी आई है ना, आपकी जो रिक्वेस्ट आई है वो जल्दी से प्रोसेस हो जाए, या फिर जो आपकी ऐप का यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है उसको आप थोड़ा सा बेटर कर पाओ, ठीक है। आप एक ऐसे रीजनेबल लेटेंसी ले आओ जो कि एक ह्यूमन माइंड के हिसाब से स्लो नहीं है, ठीक है, वो सह ले उस चीज को, है ना। तो आपको कुछ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन लगानी पड़ेगी, या फिर अल्टीमेटली आपको अपने सिस्टम को स्केल करना पड़ेगा। स्केल क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने डिस्कस किया है लास्ट 2 लेक्चर से, अगर आपकी ये एपीआई की लेयर है और एक डेटाबेस है, अगर इसमें n नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ जा रही हैं, n नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, अगर आप डेटाबेस को स्केल आउट कर देते हो किसी तरीके से, ठीक है, तो क्या होता है, वो n रिक्वेस्ट जो है वो बढ़ जाती हैं, n/2 हो जाती हैं, n/2 इधर चली जाती हैं, और अपने मतलब एक और इसका रेप्लिका बना दिया तो n/2 इधर चली जाती है। तो इस तरीके से कुछ होता है ना, ठीक है। इसको हम देखेंगे किस तरीके से होता है। तो आपको बेसिकली स्केल करना पड़ेगा अपने सिस्टम को। अब स्केलिंग के कौन कौन से पैटर्न्स कब अप्लाई होते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें समझ आ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, और सोल्यूशन पे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं ये भी हमें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पहला पैटर्न अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था कि हम ये इसमें ये पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर में कि कब कौन सी रिक्वायरमेंट है और क्या आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस हिसाब से हम फिजिबल स्केलिंग का ऑप्शन लगाएंगे। हम सीधा एकदम आपके जो सिस्टम की कॉस्ट है ना उसको बढ़ा नहीं देंगे। मैं सीधा नहीं बोलूँगा कि आप एक काम करो, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में ना आप डेटा सेंटर्स लगा दो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, गूगल, अमेजोन, राइट, ऐसा कर दो, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो आप स्लो करोगे। अभी आपकी स्टार्टिंग में कितनी बुकिंग थी? 30 बुकिंग हो रही है आपकी पर मिनट, 30 बुकिंग पर मिनट हो रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहला पैटर्न है मेरा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड कनेक्शन पूल इम्प्लीमेंटेशन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड कनेक्शन पूल इम्प्लीमेंटेशन पहला पैटर्न है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑप्टिमाइजेशन को लगाने से पहले मैं कुछ ऐसी
कैशे टाइप के ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हो। कैशे हमें पता है, कैशे क्या होता है? कैशे होता है कि आप फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को कहीं पे कैश कर देते हो, स्टोर कर लेते हो, ठीक है। एक टाइप की मेमोराइजेशन है, उसको मेमोराइज कर देते हो और फिर उसके बाद क्या होता है, जब भी आपको वो रिक्वेस्ट दोबारा से आती है आप उसको एक हिट कर देते हो, ठीक है। हिट और मिस आपको पता है कैशे के अंदर, जिसको नहीं पता एक बार दोबारा से पढ़ लेना कैशे क्या होती है। तो आप फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को कैश कर लोगे, ठीक है। और कौन सा डेटा? जो कि नॉन डायनामिक डेटा है। अब डायनामिक डेटा जो है वो तो आपका डीबीएमएस से ही आ पाएगा, यानी कि आपके सर्वर से ही आ पाएगा, ठीक है। हमें पता है हमारे पास क्लाइंट होता है। क्लाइंट सपोज करो एक मोबाइल की ऐप है आपकी, जो आपने ऐप बनाई है कैब बुकिंग की, और ये आपका यहाँ डेटाबेस है। और डेटाबेस कहाँ है? क्लाउड पे। डेटाबेस कहाँ है? सब कुछ चला गया, दोबारा से लेते हैं। ये आपकी ऐप थी, ये आपका डेटाबेस था, ठीक है। और डेटाबेस कहाँ था? क्लाउड पे। तो आपका क्लाइंट सर्वर टाइप का रिलेशन हो गया, राइट। क्लाइंट और ये सर्वर, ठीक है। तो जो डेटा आपका क्लाइंट के मोबाइल पे ही है, ठीक है, जो किस टाइप का डेटा है? बुकिंग की हिस्ट्री, ठीक है, पेमेंट की हिस्ट्री और यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल, बुकिंग हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने क्लाइंट के फ़ोन पे भी स्टोर कर सकते हो। बुकिंग हिस्ट्री आप रिसेंटली 1 मंथ की बुकिंग की हिस्ट्री तो स्टोर कर ही सकते हो, ठीक है। आप 1 साल की मत करो, 1 महीने की तो कर ही सकते हो, ठीक है। ऐसी पेमेंट हिस्ट्री भी 1 महीने की आप स्टोर करके रख लो एप्लीकेशन लेयर पे, यानी कि आपके मोबाइल पे ही, ठीक है। तो इस टाइप की जो नॉन डायनेमिक फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, क्योंकि जो आपका ऐप है, ऐप पे जाके बंदा बुकिंग हिस्ट्री तो क्लिक कर ही सकता है। तो बुकिंग हिस्ट्री क्लिक करने के बाद रादर देन कि आप कल की बुकिंग हिस्ट्री भी सर्वर से फैच करो, इट्स बेटर कि आप कुछ रिसेंट की 1 महीने की बुकिंग, जो कि कुछ बेसिकली 1 और 2 MB का डेटा होगा, वो आप एप्लीकेशन के डेटाबेस में स्टोर कर लो, यानी कि जो आपकी ऐप है, ऐप के अंदर, यानी कि मोबाइल के अंदर ही स्टोर करो, क्लाइंट के अंदर ही स्टोर करा लो, ठीक है। कर सकता हूँ। तो नॉन डायनेमिक क्यों है? क्योंकि लास्ट के 1 महीने की बुकिंग तो नॉन डायनेमिक है, चेंज थोड़ा हो जाएगी। अभी दिखा रहा है कि लास्ट के 1 महीने की आपकी 10 बुकिंग थी, उसके बाद में थोड़ा दिखाएगा कि 20 बुकिंग थी। जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। तो ये नॉन डायनेमिक डेटा, ये चेंज नहीं होगा। और डायनेमिक डेटा यहाँ पे क्या होता है? डायनेमिक डेटा आपके पास है, जैसे कैब बुकिंग में आपका जो ड्राइवर्स की लोकेशन क्या है, ठीक है, अभी करंट कॉस्ट क्या होगी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए, राइट। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए क्या बेस्ट रूट होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें नॉन डायनेमिक डेटा है। ट्रैफिक का स्टेटस क्या है, ठीक है, ये सारी डायनेमिक डेटा है, ठीक है। ये सारा डायनेमिक डेटा है। कौन कौन सा? कि आप ए से बी जाने में कितना ट्रैफिक है, ए से बी का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या बनेगा अभी के करंट सिनेरियो में, आपके ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन क्या है, कौन सी कैब कहाँ पर है, ये सारा डायनेमिक डेटा है। तो आप नॉन डायनेमिक डेटा को क्या करोगे? आप पूल कर लोगे, यानी कैसे कर लोगे? कहाँ पे? एप्लीकेशन पे ही, क्लाइंट पे ही। और बाकी आप आगे क्या करोगे? क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में इंट्रोड्यूस डेटाबेस रिडंडेंसी, ठीक है। हम क्या करेंगे? सपोज करो आपने देखा कि आपका डेटाबेस ना एसक्यूएल का डेटाबेस है और वो बहुत ही हैवीली नॉर्मलाइज्ड है। अब आपको पता है, ठीक है, जिसने नॉर्मलाइजेशन वाला लेक्चर ढंग से पढ़ा होगा उसको पता है ये जो टॉपिक है ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय, ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें नॉर्मलाइजेशन एटसेट्रा, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, रिडंडेंट, नॉन रिडंडेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सब आपको पता हो तभी आपको ये पूरा लेक्चर समझ आएगा, ठीक है, ठीक है, तभी आप डेटाबेस के मास्टर हो पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा कि भाई आपका जो डेटाबेस है ना, एसक्यूएल डेटाबेस था, वो बहुत ज़्यादा हैवीली नॉर्मलाइज्ड है। आपने उसमें BCNF तक की नॉर्मलाइजेशन लगाई हुई है, ठीक है। तो अब क्योंकि हैवीली नॉर्मलाइज्ड है तो क्या होगा? आप नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता था? आप जब तक रिडंडेंसी रिमूव ना हो जाए आप टेबल्स को ब्रेक करते रहते थे, यानी कि सेम इन्फॉर्मेशन मल्टीपल टेबल्स में स्टोर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, बहुत सारे टेबल्स, ठीक है, बहुत सारे टेबल्स में इन्फॉर्मेशन आपकी स्प्रेड आउट है। तो जब क्योंकि हैवीली नॉर्मलाइज होता है, तो अगर आपको कुछ एक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्वेरी ऐसी चलाते हो जो कि इन सारे टेबल्स को हिट करती है और ज्वाइन करती है, और ज्वाइन करके आपकी क्वेरी की आउटपुट आती है। तो आपने ये देखा कि भाई आपका डेटा क्योंकि हैवीली नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा था कि भाई, या कॉलेज में पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन लगानी चाहिए, ठीक है, आपका डेटाबेस जो है वो अच्छी तरह एकदम लेस रिडंडेंट रहता है, ठीक है, ये सब चीज़ आपने पढ़ी थी। तो आपने देखा बट इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। याद करो, इसी के लिए ही आपका NoSQL डेटाबेसेस यूज़ होते थे, है ना। वापस से आते हैं, तो आपने देखा कि नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा है, आपने देखा कि आपके जो वेयर या फिर जॉइन की क्वेरीज है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही हैं। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, थोड़ी सी रिडंडेंट कॉलम्स ऐड कर दो, ठीक है। या रिडंडेंट कॉलम ऐड का मतलब है कि आपके जो 2 टेबल्स में आपने ब्रेक डाउन किया था, आपके पास एक टेबल था जब आप नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर रहे थे, आपने उस टेबल को 2 टेबल्स में ब्रेक डाउन किया था नॉर्मलाइजेशन करते हुए, आप अब इनको वापस से सेम टेबल पे ले आओ, ठीक है, थोड़ा एक लेवल ऊपर चले जाओ,
कोई बात नहीं, आपकी रिडंडेंसी आ गई है, ठीक है, रिडंडेंसी आ गई है, बट आप देख पा रहे हो कि आपकी जो जॉइंट्स की क्वेरी है वो कम हो जा रही है और क्वेरी की आपकी जो लेटेंसी है, यानी क्वेरी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जा रही है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ अप्लाई करोगे, या इट्स बेटर कि आप NoSQL डेटाबेस का यूज ही मत करो, आप यूज करो NoSQL डेटाबेस याद करो। सबसे ज्यादा उसका एक पहली मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ही थी कि वो हॉरिजॉन्टल स्केल हो सकता था, उसके अंदर रिडंडेंसी होती थी, है ना। एक डेटा बेसिकली रिलेटेड डेटा एक ही पैकेज के अंदर स्टोर होता था, तो सारा डेटा आपको एक साथ मिल जाता था, रिडंडेंट डेटा मिलता था, बट आप उस रिडंडेंट डेटा को इग्नोर कर देते थे, ठीक है। तो आपका क्योंकि यहाँ पे एम ये है कि परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, तो आप क्या करोगे, थोड़ी रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस कर दोगे या फिर NoSQL डेटाबेस का यूज़ कर लोगे, ठीक है। जिसने NoSQL वाली वीडियो देखी होगी, NoSQL वीडियो देखी होगी, उसको सब समझ आ गया होगा ये, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ होती है आपकी कैशे DB कनेक्शंस। सपोज करो ये आपका सर्वर है, ठीक है, ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट एप्लीकेशन है। क्लाइंट एप्लीकेशन का जो कोड लिखा हुआ है उसके अंदर ना मल्टीपल जगह पे आपका DB से कम्युनिकेशन है। DB कम्युनिकेशन मतलब वो DB को कनेक्ट करता होगा मल्टीपल जगहों पे जो आपके कोड के अंदर है। अब आप देखो कि जब भी कोड के अंदर DB कनेक्ट की कॉल आती है, वो एक नया क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, और ये कनेक्शन के द्वारा, इस कनेक्शन के थ्रू आपका सर्वर क्लाइंट का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब भी आपका कोई कनेक्शन क्रिएट होता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, ये कॉस्टली होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ आपकी क्यूज लगी होती हैं कि कनेक्शन अभी इस्टेब्लिश होगा नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगे होते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्योंकि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, तो इट्स बेटर कि आप कोड में जब भी DB कनेक्ट की कॉल हो तो बार बार न्यू कनेक्शन एस्टेब्लिश ना करो। थोड़ा समझ आ रहा होगा, न्यू कनेक्शन एस्टेब्लिश करूंगा। इट्स बेटर कि मैं एक कनेक्शन का पूल बना के रख लूँ, पहले से कनेक्शन 4-5 कनेक्शन बना के रख लूँ। पहले से 4-5 कनेक्शन बना के रख लिया मैंने, कनेक्शन 1 2 3 और 4, और जितनी भी डिफरेंट थ्रेड्स है ना, ये थ्रेड 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3 जो कि आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन में चल रही हैं, वो सारी इन्हीं कनेक्शंस को बार बार रीयूज कर ले, ठीक है। रीयूज, इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक पूल ऑफ कनेक्शन बना लिया, पूल ऑफ कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सर्वर, और आपने पूल ऑफ कनेक्शन बना लिया। अब बार बार आप न्यू कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, आप बार बार सेम पुराना कनेक्शन को यूज कर रहे हो। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा मेरा ये है कि मैं ये जो लेटेंसी या फिर परफॉर्मेंस का जो इशू आ रहा है, कि बार बार कनेक्शन क्रिएट करने में, वो परफॉर्मेंस का इशू गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए कैसे करते हैं, इस चीज के लिए करने के लिए आपके पास आप जो भी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, स्प्रिंग बूट या जो भी लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर कनेक्शन पूल्स की लाइब्रेरी आती है। तो उन लाइब्रेरीज का यूज करके, या फिर आप खुद की लाइब्रेरी भी लिख सकते हो, उनका यूज करके आप कैशे कर लो DB के कनेक्शंस को, ठीक है। बहुत ही फेमस टर्म है, बहुत ही फेमस ऑप्टिमाइजेशन है ये, ठीक है, कनेक्शन पूल इम्प्लीमेंटेशन। इसको आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो हमने बोला कि मल्टीपल एप्लीकेशन थ्रेड विल यूज द सेम DB कनेक्शन, मल्टीपल एप्लीकेशन थ्रेड सेम DB कनेक्शन को यूज करेंगी, ठीक है। अब आप ये देखते हो कि भाई आपने 1 2 और 3, ये 3 थोड़ी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन लगाई, आपने क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन लगाई, कनेक्शन पूल ऑप्टिमाइजेशन लगाई। इससे क्या होगा कि आपके एप्लीकेशन का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो गया। अब यूजर जो कस्टमर्स हैं वो खुश हैं कि अरे अपडेट आया था, या फिर आपने ओवरनाइट अपने डेटाबेस को अपडेट किया, ऐप को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद अभी के लिए एक अच्छी लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आपको लग रही है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेरीज जो रिक्वेस्ट हैं अभी लिमिटेड है, कुछ 30 बुकिंग्स पर मिनट था ना, राइट, 30 बुकिंग्स पर मिनट था। तो इस हिसाब से अभी ठीक लग रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस सही आ रहा है। अब आपने दोबारा से स्केल किया अपने बिजनेस को, आपको स्कोप दिखा, आपके थोड़े से पैसे आए, आपने फंड उठाया, फंड उठा के आपने एक और सिटी पे अपने सिस्टम को, अपनी बुकिंग ऐप को स्केल करा, और आप देख रहे हो कि 100 बुकिंग्स पर मिनट आ रही हैं। अब आप बड़े खुश हुए कि 100 बुकिंग्स पर मिनट आ रही है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब आप देख रहे हो कि यार ये तो ठीक है, बट फिर से सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस ड्रॉप आ गया,
ठीक है। आप देख रहे हो फिर से लेटेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फिर से ऐप स्लगिश हो जा रही है, स्लो हो जा रही है, ठीक है, एपीआई लेटेंसी बढ़ जा रही है फिर से। अब आप सोच रहे हो अब क्या करूं, आपने ये सारे ऑप्टिमाइजेशन तो लगा दिए हैं, तब भी क्यों हो रही है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये सारे ऑप्टिमाइजेशन जो है वो 30 बुकिंग पर मिनट के हिसाब से ठीक थी, बट क्योंकि अब 100 बुकिंग पर मिनट हो रही है, आपके ऐप फिर से आपकी बेकार हो गई है, कस्टमर बोल रहे हैं क्या बकवास ऐप है, आप फिर से टेंशन में आ गए। अब आपने देखा कि यार दूसरा पैटर्न मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक टाइनी मशीन यूज़ की थी स्टार्टिंग में, राइट, मैंने खर्चा नहीं किया था, पुरानी एक मशीन उठाई थी। अब मैं क्यों ऐसा ना करूँ कि मैं सिस्टम को स्केल अप कर दूँ। आपके दिमाग में ये आया, आपने सिस्टम के जाके टास्क मैनेजर खोला, जाके आप देखते हो कि हर टाइम आपका सीपीयू जो है 80% तक बिजी रहता है, अभी करंट आपके सिस्टम का, सर्वर सिस्टम का 30% तक आपका सीपीयू बिजी रहता है, 80% सॉरी 80-90%। रैम भी आपकी भरी रहती है पूरी, ठीक है, कुछ चीज़ें क्रैश कर जाती हैं। तो आप देख रहे हो कि आपका सिस्टम जो है ना करंट रिक्वेस्ट को ढंग से हैंडल नहीं कर रहा, और सिस्टम आपको भी पता है कि बेकार था। आप क्या सोच रहे हो कि मैं एक नया सिस्टम ला के ना रख दूँ, ठीक है, एक नया लेटेस्ट i9 प्रोसेसर या एप्पल M2 चिप बढ़िया, ठीक है, मैकबुक प्रो की सिस्टम ला के रख देता हूँ एक, ठीक है, आपने ये सोच लिया। तो आप गए मार्केट में, आपने क्या करा, अपने इनिशियल टाइनी सिस्टम को अपग्रेड कर दिया, आपने रैम डबल कर दी, SSD 3 टाइम्स कर दी, ठीक है। आपने देखा जहाँ तक आपकी पॉकेट फ्रेंडली थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्केल अप करना हमेशा कॉस्टली होता है, ठीक है, बट आपने देखा कि भाई आपकी एक लिमिट है कि भाई इस लिमिट तक मैं स्केल अप कर सकता हूँ। आपने उठा के बढ़िया जो भी आपको दिख रहा मार्केट में बेस्ट उठा के रख दिया, आपने बढ़िया से सिस्टम को स्केल अप कर दिया। स्केल अप कहाँ तक किया, जब तक आपकी पॉकेट फ्रेंडली टिल पॉइंट है ना, पॉकेट फ्रेंडली पॉइंट तक ही तो स्केल अप कर पाओगे, ठीक है। जितना स्केल करोगे उतना आपकी कॉस्ट इंक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली, हम बात कर चुके हैं। अब क्योंकि आपने स्केल कर दिया, स्केल करने के बाद अब क्या हो रहा है, अब आपने देखा फिर से परफॉर्मेंस को, ठीक है, परफॉर्मेंस को देखा, अब आप देख रहे हो कि अब सिचुएशन बेटर हो जा रही है, ठीक है, यानी कि आपने वर्टिकल स्केलिंग अप्लाई करके अभी 100 बुकिंग पर मिनट वाली जो प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से जो ऐप के स्लगिशनेस थी उसको दूर कर दिया। एपीआई लेटेंसी अब अच्छी हो गई है, अब सीपीयू बढ़िया चल रहा है, आपकी मेमोरी भी फुल नहीं होती है, ठीक है, आपका डेटाबेस भी सही चल रहा है ना, बहुत ही बढ़िया, आपके कस्टमर्स खुश हैं अभी के लिए। अब आप क्या बोलते हो कि यार बढ़िया चल रहा है। अब बिजनेस जब भी आप डेवलप करते हो, आप एक जगह तो रुकते नहीं हो, आपने अपने मोहल्ले से शुरू किया था, राइट, फिर आपने सिटी पे मूव कर गए, अब आप मल्टीपल सिटी पे मूव करना चाहते हो। आपने सोचा यार 3 मोर सिटीज़ पे मूव करता हूँ, क्योंकि मेरी ऐप बहुत अच्छी है, लोग यूज़ कर रहे हैं, कैब ड्राइवर्स भी खुश हैं जो कि ऐप को यूज़ कर रहे हैं, और कस्टमर जो एंड कस्टमर वो भी खुश है, तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। आपने स्केल करने का डिसाइड किया 3 और सिटीज़ में। अब आप देख रहे हो कि आपको 300 बुकिंग्स पर मिनट आ रही है, यानी कि आपके नंबर ऑफ बुकिंग्स 3x हो गई हैं, ठीक है। अब आप फिर से देख रहे हो कि प्रॉब्लम फिर से आ गई है, ठीक है, प्रॉब्लम फिर से आ गई है, आपका जो सिस्टम है वो कांस्टेंट मेंटेनेंस मांग रहा है, ठीक है, उसमें इंडेक्स बार बार स्कैन, जो इंडेक्सेशन आपने कर रखी होगी, राइट, इंडेक्सेशन आपका बार बार इंडेक्स भी स्लो हो गया है। इंडेक्स स्लो होने के बाद आपका क्या हुआ है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ स्केल अप है, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगी अब, क्योंकि आपने सोचा है ना कि पैटर्न 1 पैटर्न 2, तो पैटर्न 1 तो आपके यहीं एग्जॉस्ट हो गया था 100 बुकिंग पर मिनट पे, अब क्योंकि 300 बुकिंग्स पर मिनट हो गई है, ठीक है, अब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अब आप स्केल अप नहीं कर सकते, पैटर्न 2 आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब पैटर्न 2 अप्लाई करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, और सारा पैसा तो आपने स्केल करने में अपने बिजनेस को लगा दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ और एक बेटर ऑप्शन चूज करना चाहोगे, ठीक है, वो बेटर ऑप्शन क्या है, हम करेंगे कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन, CQRS कहते हैं इसको, ठीक है, बहुत ही फेमस टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा जो आपने नई बिग मशीन सेटअप की है, जो हमने स्केल अप करके बड़ी मशीन सेटअप की थी, जिससे आपके पैसे भी खत्म हो गए थे, राइट, आपने क्या करा, आपने चेक किया कि भाई वो ऑल रीड और राइट की रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रही है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो ना क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि रीड रिक्वेस्ट्स और राइट रिक्वेस्ट्स, इनको क्या करेंगे, सेग्रीगेट, ठीक है, यानी कि हम सेपरेट कर देंगे रीड रिक्वेस्ट और राइट ऑपरेशन की मशीन को फिजिकल मशीन वाइज, यानी कि एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, पैटर्न 3 अप्लाई कर रहे हैं हम, आपके पास n रिक्वेस्ट आती थी, ठीक है, तो n रिक्वेस्ट आने के बाद आपने देखा कि भाई उसमें से n/2, एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेता हूँ, n/2 रिक्वेस्ट जो है वो आपकी रीड की रिक्वेस्ट थी और n/2 आपकी राइट की रिक्वेस्ट थी। आपने देखा कि रादर देन कि मैं एक ही बिग मशीन को रीड और राइट की रिक्वेस्ट दोनों दे दूं, इट्स बेटर कि मैंने दोनों को फिजिकल मशीन वाइज
चेंज कर देता हूँ। अब क्या करोगे, आपके पास एक इनिशियल मशीन थी, राइट, हम सबको पता है इनिशियल मशीन थी, आपने इसके 2 रेप्लिकास बना दिए, क्योंकि आप रीड राइट रिक्वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहते हो, आपने 2 रेप्लिकास बना दिए। अब ये आपकी बोलेंगे हम प्राइमरी मशीन है, और ये क्या है, रेप्लिकास। ठीक है, साउंड कर रहा है क्लस्टरिंग जैसा, क्लस्टरिंग पढ़ चुके हैं हम। तो क्लस्टरिंग को ही हम देखो कितनी बढ़िया तरीके से अप्लाई कर रहे हैं कि हम रीड और राइट रिक्वेस्ट को सेग्रीगेट कर देंगे। इसको मैं CQRS बोलता हूँ, राइट। अब मैं करूँगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे, आपकी जो रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है, अगर कोई राइट रिक्वेस्ट है, सपोज करो राइट रिक्वेस्ट है, अगर राइट रिक्वेस्ट है, राइट रिक्वेस्ट में प्राइमरी पे जाके कमिट करता हूँ, यानी कि राइट रिक्वेस्ट प्राइमरी हैंडल करती है। और राइट रिक्वेस्ट पे हमेशा ट्रांजैक्शनल प्रॉपर्टी चाहिए, एसिड प्रॉपर्टी चाहिए कि भाई राइट रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए, है ना, इस टाइप की चीज। तो प्राइमरी जो मशीन है मेरी, वो राइट की तरह काम करेगी, यानी कि वो राइट रिक्वेस्ट सारी हैंडल करेगी, और जितने भी रीड रिक्वेस्ट हैं, रीड रिक्वेस्ट जितने भी हैं, वो आपके रेप्लिकास पे जाएंगे। रेप्लिकास जो कि प्राइमरी की रेप्लिका है, वो रीड रिक्वेस्ट के लिए काम आएंगी, और जो प्राइमरी है आपकी, वो राइट रिक्वेस्ट के लिए काम आएंगी। ठीक है, और आपको ये पता है कि जो प्राइमरी जो है, प्राइमरी से टाइम टू टाइम रेप्लिकास जो हैं वो रेप्लिकेट करते रहते हैं डेटा को, डेटा रेप्लिकेशन कहता हूँ इसको, क्योंकि प्राइमरी पे राइट क्वेरीज आ रही हैं। अब क्योंकि प्राइमरी पे राइट क्वेरीज आ रही हैं, तो प्राइमरी के अंदर कोई नया चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर प्राइमरी के अंदर यहाँ पे कोई वैल्यू x इक्वल टू 10 थी, ठीक है, आपकी रीड रिक्वेस्ट यहाँ से x इक्वल टू 10 रीड करे जा रही है कब से। ठीक है, अब प्राइमरी पे आपने x को 10 की जगह 20 कर दिया। अब क्योंकि आपने 10 की जगह 20 कर दिया, तो ये 20 वैल्यू रेप्लिकेट भी करनी चाहिए रेप्लिकास में, क्योंकि रीड रिक्वेस्ट जितनी भी हैं वो सारी तो रेप्लिका पे जा रही हैं। तो क्योंकि रीड रिक्वेस्ट सारी रेप्लिका पे जा रही हैं, तो आपको ये 20 वैल्यू जो है इधर रेप्लिकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ डिजाइन होता है, टाइम टू टाइम रेप्लिकेशन चलता रहता है। आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सपोज करो एक रीड रिक्वेस्ट आई और उसने x को यहाँ पे 10 की जगह 20 कर दिया। अब क्योंकि x को 10 की जगह 20 कर दिया, और मैंने बोला है कि रेप्लिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम होती है, तो मान लो 1 मिनट बाद इधर रेप्लिकेशन होती है। 1 मिनट तो नहीं होता, 5-6 सेकंड बाद रेप्लिकेशन हो गई, और उससे पहले कोई रीड रिक्वेस्ट आ गई और उसने x इक्वल टू 10 रीड करके चली गई वो। ठीक है, तो आप बोलोगे ये तो मैं 1 मिनट पहले तो मैं इसको 20 करके आया हूँ, ये 10 कैसे आ रही है। तो आपका बिजनेस लॉजिक इस चीज़ के लिए ओके है, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है कि भाई राइट जो है वो ढंग से राइट हो जाए, कोई बात नहीं, रीड जो है 1-2 बारी बाद में सही आ जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूँ। जो आपको यूज़ कर रहे होते हो, आप देखते हो कि धीरे धीरे आपका जो, जैसे जोमेटो की फूड डिलीवरी चल रही है, आपकी कैब बुकिंग आ रही है, कैब आ रही है, तो बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, एकदम से इधर हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई। या फिर जो ETA दिखा रहा है, ETA तो थोड़ी देर में चेंज हो रहा है, वो बहुत ही ऐसे फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है ऐसे। या फिर वो जो ड्राइवर की गाड़ी है वो धीरे धीरे आपकी तरफ आती नहीं दिख रही है आपको। अब तो फिर भी काफ़ी बेटर हो गई, बट एकदम से मूव करती है, जोमेटो में देखा होगा आपने, जल्दी। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रीड में आपने थोड़ा लैग डाला हुआ है। ठीक है, आप रीड भी लेट कर रहे हो और रेप्लिकेशन चल रही है पीछे से। ठीक है, राइट तो आपका हो चुका है, सिस्टम को जो मेरे प्राइमरी DB है उसको तो पता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो गए हैं, वो इधर है। बट आपके जो क्लाइंट है, क्लाइंट क्योंकि रेप्लिकास से रीड कर रहा है, तो रेप्लिका के अंदर वो वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई है। कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी इधर है, इट्स ओके, है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो बिजनेस लॉजिक है इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं रहा है, आप एक्सेप्टेबल हो इस चीज़ के। ठीक है, बस आपका ये होना चाहिए कि भाई राइट आपका जो प्राइमरी DB है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहे, उसके अंदर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रेप्लिका तो थोड़ी बार रेप्लिकेट कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो आप समझ गए होंगे कि CQS के अंदर हम रीड और राइट रिक्वेस्ट को कैसे मैंने डाइवर्ट कर दिया। मैंने बोला N/2 रीड रिक्वेस्ट है, N/2 राइट रिक्वेस्ट है। तो रीड रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से जा रही है, रेप्लिका से रीड कर रही है, और रीड रिक्वेस्ट को कुछ यहाँ पे ट्रांजेक्शन तो करनी नहीं है ना, रीड रिक्वेस्ट को जाकर कुछ डेटा को चेंज करना तो है नहीं। तो इससे क्या होगा, रीड रिक्वेस्ट बहुत फास्ट काम करेंगे, और राइट रिक्वेस्ट इधर प्राइमरी पे राइट करती रहेंगी। तो आप देखो कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आपने डिवाइड कर दी। ठीक है, 3 जगहों पे डिवाइड कर दी, N/2 नहीं, N/3 बोल देते हैं, चलो इसको 3 जगहों पे आपने डिवाइड कर दी। कुछ इस पे जा रही है, कुछ इस पे जा रही है, कुछ इस पे जा रही है। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से मैंने क्लस्टरिंग अप्लाई की। CQS, इसको मैं बोल रहा हूँ कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। राइट रिक्वेस्ट एक जगह भेजी, प्राइमरी पे रीड रिक्वेस्ट एक जगह भेजी। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर नजर आएगी। ठीक है, फॉर्मली देख लेते हैं। ऑल रीड रिक्वेस्ट जो है रेप्लिकास पे भेज दी, और राइट रिक्वेस्ट जो है आपकी प्राइमरी पे भेज दी। बिजनेस आपका मस्त ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब आपने सोचा फिर से कि 2 मोर सिटीज पे चले जाते हैं आगे।
क्यों? क्योंकि अब आपने देखा कि आपकी जो प्राइमरी है वो अब ऑल राइट रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रही। ठीक है, आपको क्वेश्चन हो सकता था कि आपने अभी के लिए तो ये पैटर्न 3 अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी तो 300 बुकिंग पर मिनट के लिए ये तो ये बढ़िया चल रहा है, बट अगर और आगे स्केलिंग होगी, ठीक है, और आगे आप नई सिटीज़ पे मूव करोगे तो इससे क्या होगा, और नई सीट पे रिक्वेस्ट करोगे तो पैटर्न 3 भी आपका फेल हो जाएगा। ठीक, तो यही यहाँ पे लिखा है, बिजनेस आगे ग्रो किया, 2 मोर सिटीज़ में आप गए, आपकी अब फिर से प्रॉब्लम हो गई। और अब आपने देखा क्योंकि यहाँ पे एक ही प्राइमरी थी जो कि राइट रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही थी, और आपने रेप्लिकास तो 2 बना दी थी रीड के लिए। अब देख रहे हो जो प्राइमरी है आपकी वो सारे रीड यानी कि राइट रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रही है। प्राइमरी इज नॉट एबल टू हैंडल ऑल द राइट रिक्वेस्ट। अब इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर से आपकी ऐप स्लगिश हो गई, बेकार हो गई। ठीक है, ये चीज़ तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तभी तो हम आगे वाले पैटर्न पढ़ पाएंगे। तो लैग बिटवीन प्राइमरी एंड रेप्लिकेशन इज इंपैक्टिंग यूजर एक्सपीरियंस ऑल्सो। अब मैंने बोला था ना कि आपका थोड़ा सा लैग आना बिटवीन प्राइमरी और रेप्लिका के बीच में, डेटा का थोड़ा सा लैग आना इज ओके, बट अब क्योंकि हमने बोला कि बहुत ज़्यादा स्केल हो गया, राइट रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और आप 2 सिटीज़ में मूव कर गए हो, अब आपकी 300 की जगह 500 बुकिंग पर मिनट आ रही हैं, इसकी वजह से राइट रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब राइट वाली जो मशीन है ना, ये प्राइमरी मशीन, ये स्लो हो गई। अब क्योंकि ये स्लो हो जाएगी तो जो एक्सेप्टेबल टाइम था ना रेप्लिकेशन का कि डेटा रेप्लिकेट हो, वो भी स्लो हो गया। अब फिर से यूज़र एक्सपीरियंस आपका अल्टीमेटली डिक्लाइन हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप थर्ड लेवल ऑफ मैं बोल सकता हूँ पैटर्न लगाओगे। थर्ड पैटर्न आपका है मल्टीपल प्राइमरी रेप्लिकेशन। ये दिमाग में आया होगा कि भाई मल्टीपल प्राइमरी बना दो ना, मल्टीपल रीड तो आपने बना दिया है, मल्टीपल प्राइमरी बना दो, मल्टीपल रेप्लिका तो आपने बना दिया रीड के लिए, मल्टीपल प्राइमरी बना दो राइट के लिए। तो ऐसा हम कुछ करेंगे, मल्टी प्राइमरी रेप्लिकेशन। ठीक है, अभी मल्टी प्राइमरी रेप्लिकेशन क्या होता है इसको समझते हैं एक बार। इसमें हम बोलेंगे कि वाई नॉट डिस्ट्रीब्यूट राइट क्वेरीज टू रेप्लिकाज ऑल्सो, यानी कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं बताता हूँ मैं एक बार। पैटर्न 4, ठीक है, पैटर्न 4 जो कि मल्टी प्राइमरी रेप्लिकेशन है, इसमें मैं क्या करता हूँ, अभी आपने क्या करा, 2 मशीन बनाई हुई थी पैटर्न 3 के अंदर, एक आपकी प्राइमरी मशीन थी, 2 आपके पास रेप्लिका थे। रेप्लिका रीड के लिए यूज़ हो रहे थे, प्राइमरी सिर्फ राइट के लिए यूज़ हो रहा था। अब मैंने फिर से, अब सपोज करो 1 2 3 4, ठीक है, 4 मशीन्स बनाई, 4 रेप्लिकाज बनाए। ठीक है, और मैं अब इसमें किसी को भी प्राइमरी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई प्राइमरी नहीं है, कोई रेप्लिका नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली सब तो रेप्लिका ही है एक दूसरे के, एक क्लस्टर ही बना हुआ है, सब के अंदर रेप्लिका ही है। और रेप्लिका क्या होता है, मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। रेप्लिका के अंदर सेम डेटाबेस स्कीमा, सेम डेटा, पूरा सब कुछ, इंडेक्स सब कुछ, सारे सेट ऑफ टेबल सेम, यानी कि डेटाबेस ए इक्वल टू डेटाबेस बी इक्वल टू डेटाबेस सी इक्वल टू डेटाबेस डी। ठीक है, कॉपी हैं ये एक दूसरे के। ठीक है, ठीक है, याद दिला दिया मैंने। तो अब आपने क्या करा, 4 बनाए ए बी सी डी। ठीक है, चारों ही आपके यहाँ पे क्या है, ऑल मशीन कैन वर्क एज प्राइमरी एंड रेप्लिका, सारी ही प्राइमरी है, सारी ही रेप्लिका है। तो इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है, ये एक सर्कल की तरह काम करता है। सपोज बी जो है डेटा को रेप्लिकेट करेगा ए से। ठीक है, बी जो है ए से डेटा को रेप्लिकेट करेगा, इसको ढंग से ड्रॉ कर देते हैं। बी जो है ए से डेटा को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, सी जो है बी से डेटा को रेप्लिकेट करेगा, और सी जो है डी से डेटा को रेप्लिकेट करेगा, और डी जो है ए जो है वापस डी से डेटा को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कल की तरह काम करता है कि भाई जो बी है, बी जो है हर थोड़ी देर में ए पे देखेगा कि क्या कोई अपडेट आया है, अपडेट आया तो रेप्लिकेट कर लो। ठीक है, सी जो है थोड़ी देर में बी को देखेगा क्या बी के डेटाबेस के अंदर कोई अपडेट आया है, अपडेट आया तो उसको रेप्लिकेट कर लो। डी देखेगा सी से, और ए वापस डी से, तो एक रिंग की तरह काम कर रहा है। अब इसके अंदर आपका मेन काम कैसे होगा, आप कैसे सेग्रीगेशन करोगे। आपके पास n रिक्वेस्ट आ रही हैं, इसके अंदर रीड के रिक्वेस्ट भी हैं, राइट के रिक्वेस्ट भी हैं। अब आप क्या करोगे, कोई भी अगर राइट रिक्वेस्ट आई, आप राइट कर दोगे, आप किसी भी नोड, रैंडम नोड को दे दोगे। ठीक है, एनी नोड विल हैंडल इट। एनी नोड कैसे, सपोज करो आपके पास अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पैटर्न 3 में प्रॉब्लम आई थी कि राइट की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी। अब क्योंकि राइट की रिक्वेस्ट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपके पास एक ही प्राइमरी थी जो कि राइट हैंडल कर रही थी। अब मैंने बोल दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी या प्राइमरी और रेप्लिका जैसा कुछ है ही नहीं, हर कोई नोड आपकी रीड भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है। आपने मल्टीपल नोड्स बना दिए हैं। ठीक है, फॉर दैट सेक अब क्या करोगे, मान लो n या फिर m रिक्वेस्ट आई राइट की, तो आप किसी भी नोड पर दे दोगे। कोई भी nth रिक्वेस्ट आएगी वो किसी भी नोड पे चली जाएगी, और क्योंकि वो किसी भी नोड पे जाके राइट कर देगी, राइट करने के बाद एक सर्कुलर के फॉर्म में, जो कि जिसको हम मल्टी प्राइमरी रेप्लिकेशन
कन्फिगरेशन बोल रहा हूँ, सर्कुलर फॉर्म में अगर ए पे कोई अपडेट आया तो बी इसको रेप्लिकेट कर लेगा, बी पे कोई अपडेट करेगा, सी रेप्लिकेट करेगा, सी पे कोई अपडेट आएगा, डी रेप्लिकेट कर लेगा। तो आप देखो कि अगर मान लो मेरे पास एम रिक्वेस्ट आई तो एम रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, ए की प्राइमरी पे एम रिक्वेस्ट जाती, अब एम रिक्वेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद रेप्लिकेशन चली रही है आपकी, ठीक है। और रीड कैसे करोगे, रीड करने के लिए आप रीड को ब्रॉडकास्ट करोगे। ये आपकी रीड रिक्वेस्ट आई, कोई भी रीड रिक्वेस्ट आई वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट होने के बाद जो भी नोड, इन चारों में से जो भी नोड पहले रिप्लाई करेगी उसका आंसर मैं आपके क्लाइंट को भेज दूंगा। क्योंकि अभी भी है कि रीड और राइट का थोड़ा लैग मैं एक्सपेक्ट करता हूं, कोई बात नहीं, एक लेवल से ज़्यादा लैग नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए कि जो आपकी कैब ड्राइवर है वो आपका सफदरगंज से चल चुका है, ठीक है, वो धोला कुआं से चल चुका है, बट आपके घर तक वो आ भी गया है, बट आपको अभी भी दिखा रहा है कि वो धोला कुआं पे है। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लैग इज ओके। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपने राइट रिक्वेस्ट जो है वो तो उठा के किसी भी एक नोड को आप चूज कर लोगे, जो भी लेस लोडेड होगी उसको दे दोगे। और क्योंकि राइट रिक्वेस्ट वो हैंडल कर सकते हैं, सारे मशीन आपके राइट रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं, तो आपको रेप्लिकेट कर लेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। रीड रिक्वेस्ट आप ब्रॉडकास्ट कर दोगे, जो सी मशीन पहले रिप्लाई कर देगी उसका डेटा मैं यूज कर लूँगा, क्योंकि रीड रिक्वेस्ट तो बार बार रीड करते हो आप, है ना। रीड राइट में थोड़ा बहुत लैग ओके। तो ये क्वेश्चन आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए, रीड राइट के बीच में थोड़ा सा लैग आएगा पर वो एक्सेप्टेबल लैग होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। ऑल मशीन जो है प्राइमरी रेप्लिका की तरह काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्राइमरी रेप्लिका मशीन हुई ही नहीं, सब एक दूसरे रेप्लिका क्लस्टर ऐसा बना रखा है जो सारी मशीन जो है रीड भी हैंडल कर सकती है, राइट भी हैंडल कर सकती हैं। बट तरीका है कि इसमें आप लॉजिकल रिंग बना लेते हो, ठीक है, एक दूसरे से अपडेट लेते हैं वो, ठीक है। राइट डेटा टू एनी नोड, किसी भी एक नोड पे राइट कर दो, ठीक है। कोई भी एक नोड चुनो कि भाई जो उनसे लेस राइट रिक्वेस्ट लोडेड हो उसको उठा के दे दो वो राइट रिक्वेस्ट। रेप्लिकेशन विल हैंडल ऑल दिस थिंग्स। रीड जो है कोई भी नोड आपकी रिप्लाई कर दे, पहले जो भी ब्रॉडकास्ट हुआ आपका उसको आपकी रीड रिक्वेस्ट आएगी, आप सब पे ब्रॉडकास्ट करोगे, जो भी रिप्लाई दे देगी उसको ले लूंगा मैं। अब आपने देखा है कि आपका करंट चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं, आप खुश हो अभी के लिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड है आपका। अब आपने सोचा कि मैं क्यों ना फिर से स्केल करूं अपने बिजनेस को। बिजनेस आपका बढ़िया चल रहा है, बहुत लकी हो आप। 5 मोर सिटीज़ में आपने स्केल कर लिया सपोज करो। अब क्योंकि आपने स्केल कर लिया, आपका सिस्टम फिर से पेन में आ गया, फिर से प्रॉब्लम आ रही है आपकी जो है। अब 50 रिक्वेस्ट पर सेकेंड हो गई हैं, इतना ज़्यादा फेमस हो गया आपका बिजनेस, पर आपका यूज़र एक्सपीरियंस फिर से ख़राब होता जा रहा है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, आपने बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन लगा ली हैं, अब आप क्या करोगे। अब एक और ऑप्टिमाइजेशन जो कि बहुत ही फेमस है वो है आपकी पार्टीशनिंग ऑफ डेटा बाय फंक्शनैलिटी। पार्टीशनिंग सबने पढ़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शनैलिटी वाइज पार्टीशन कर देंगे, नया डेटाबेस ही बना देंगे। हम क्या करेंगे, बट अबाउट सेपरेटिंग द लोकेशन टेबल्स इन सेपरेट डीबी स्कीमा। मतलब आपके पास एक डेटाबेस था, इसके आपने रेप्लिकास बनाए हुए थे, टी प्राइमरी रेप्लिकेशन आपने लगाई हुई थी, पैटर्न 4 तक आप पहुंच चुके हो। अब देख रहे हो आपको फिर से प्रॉब्लम आ रही है। अब इट्स बेटर कि आप अब ना पार्टीशन कर दो डेटा को फंक्शनैलिटी वाइज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपके पास एक डेटाबेस है, उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टेबल्स हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, कुछ मिक्स ऑफ कुछ सेट ऑफ टेबल की, कुछ 5 सेट ऑफ टेबल की मिल के वो एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ और 5-6 टेबल्स को मिलके वो एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ टेबल्स आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करके लोकेशन का डेटाबेस बनाया हुआ है कि भाई ये वाले 5 डेटाबेस हैं या फिर 5 टेबल्स जो हैं, ये टेबल जो हैं लोकेशन की इन्फॉर्मेशन देते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सिमिलरली आपके कुछ और आपकी करंट कॉस्ट क्या बनेगी आपके पूरे जर्नी की, वो कुछ 5 सेट ऑफ टेबल से आप निकाल लेते हो, ठीक है। तो अब क्यों ना ऐसा करो कि आप सेपरेट कर दो लोकेशन के टेबल्स को, जितने भी लोकेशन स्पेसिफिक टेबल है उसको एक सेपरेट डीबी स्कीमा में डाल दो, ठीक है। सेपरेट डीबी स्कीमा यानी कि आपने डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, डेटाबेस को अलग कर दे रहे हो। आपका एक डेटाबेस बना हुआ था, आप दूसरा डेटाबेस बना दिया जिसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो लोकेशन स्पेसिफिक डेटा देता है, लोकेशन स्पेसिफिक आपके काम करता है वो सेपरेट डेटाबेस स्कीमा। ध्यान दो, स्कीमा चेंज किया हमने, स्कीमा ही चेंज कर दिया। बट अबाउट पुटिंग द डीबी इन द सेपरेट मशीन, और इस सेपरेट डीबी स्कीमा को सेपरेट मशीन में डाल दो विद प्राइमरी रेप्लिका और मल्टी प्राइमरी कन्फिगरेशन, ठीक है। प्राइमरी रेप्लिका कन्फिगरेशन पढ़ चुके हम। सेपरेट मशीन बनाई, सेपरेट मशीन बनाने के बाद लोकेशन, सपोज को लोकेशन स्कीमा बनाया मैंने,
और इसको सेपरेट मशीन में डाल दिया। अब इस सेपरेट मशीन को, क्योंकि इसमें भी रिक्वेस्ट का लोड आ सकता है बहुत ज़्यादा, ये भी आपका जो है स्लगिश हो सकता है, तो आपने इसको या तो प्राइमरी रेप्लिका बना दिया, इसके ये प्राइमरी बना दिया, उसका रेप्लिका बना दिया। प्राइमरी विल हैंडल ऑल राइट रिक्वेस्ट और रेप्लिका रीड रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे, ठीक है। या फिर उसको मल्टी प्राइमरी कन्फिगरेशन में डाल दिया। इट्स अप टू यू, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। डिफरेंट डीबी कैन होस्ट डेटा कैटेगरिकली बाय डिफरेंट फंक्शनैलिटी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई डेटाबेस स्कीमा को फंक्शनैलिटी वाइज डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिकली फंक्शनैलिटी वाइज डिवाइड कर रहे हैं। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी वो देखो, पैटर्न 5 पे आ गए हम, ठीक है। आपके पास एक डेटाबेस था, ठीक है, ये आपका डेटाबेस था, कैब ऐप डेटाबेस बोल देता हूँ इसको। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन थी, कस्टमर की, बुकिंग हिस्ट्री, ठीक है, सब कुछ आपका था, और लोकेशन भी इसी के अंदर था। आपने क्या करा कि एक सेपरेट डेटाबेस बनाया, ठीक है। ये डेटाबेस मान लो कुछ 5 GB का था, तो इसमें से आपने देखा 2 GB का डेटा जो है वो आपका लोकेशन स्पेसिफिक डेटा था, लोकेशन स्पेसिफिक। तो आपने क्या किया, इधर वो 2 GB का डेटाबेस डाल दिया, ठीक है, उसका नाम दे दिया लोकेशन DB। और इन दोनों DB का जो स्कीमा है वो अलग है, सेम नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए, रिलेट ही नहीं करते, तो अब आपका क्या काम बढ़ गया, ये एक दूसरी मशीन में रखा हुआ है, मशीन 2, और ये मशीन 1 में है, ठीक है। आपका क्या काम बढ़ा है, अब आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये आपकी क्लाइंट है, ये आपकी क्लाइंट ऐप है, ठीक है। अब आपको क्या है, एक और लेयर लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। आपको एक और लेयर लिखनी पड़ेगी। वो लेयर क्या करेगी, सपोज करो क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट करी, अब उस रिक्वेस्ट में ना, पहले जब आपने दोनों डीबी को सेपरेट नहीं किया था, कैब डीबी के अंदर ही लोकेशंस का डेटा था, तो अब क्या होता था, इसी से ही आप सारा आंसर निकाल लेते थे, इसी से ही आप रिक्वेस्ट भेजते थे, इसी से आंसर आ जाता था। बट अब क्या है, अब क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन तो इधर पड़ी हुई है, ठीक है, सम इन्फो, और कुछ इन्फो आपकी इधर पड़ी हुई है, और इन दोनों सेपरेट मशीन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसको मिला के आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन कुछ क्वेरी चलाना चाह रही है। तो आपको एक लेयर लिखनी पड़ जाएगी, ये एक लेयर लिखी है आपने। ये लेयर क्या करेगी, इधर कुछ रिक्वेस्ट क्वेरी भेजेगी और इधर कुछ क्वेरी भेजेगी, और उन क्वेरी को यहाँ पर क्या करेगी, लॉजिकली ज्वाइन करेगी, ठीक है। आपके रिजल्ट जो है लॉजिकली ज्वाइन करेंगी, क्योंकि आपके क्लाइंट को थोड़ा पता है अभी कि भाई आपने जो डीबी जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। क्लाइंट तो इन सब चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, अपने यहाँ एब्स्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पे उसको नहीं पता कि क्या पीछे सिस्टम पे चल रहा है। अब आपको एक लेयर लिखनी पड़ जाएगी, वो लेयर क्या करेगी, कुछ इधर रिक्वेस्ट भेजेगी, कुछ इधर रिक्वेस्ट भेजेगी, और दोनों रिक्वेस्ट को हैंडल करके यहाँ पर लॉजिकली दोनों रिक्वेस्ट का डेटा को मर्ज करेगी। मर्ज करने के बाद आउटपुट करेगी, ठीक है। नहीं समझ आया, दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले आपने कोई लोकेशन स्पेसिफिक क्वेरी चलाई, जिसके अंदर लोकेशन और कैब ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ 3-4 चीज़ें थी पहले। तो क्योंकि लोकेशन भी इधर ही स्टोर था, लोकेशन स्पेसिफिक जो इतने टेबल्स थे वो इधर ही स्टोर थे, तो आप वो क्वेरी सीधा यहाँ चला देते थे और आपका आउटपुट आ जाता था। बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्वेरी जो अभी भी सेम ही चलाई है, उस क्वेरी को इस तरीके से सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन तो मुझे इधर से मिलेगी, सपोज कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मुझे इधर से मिलेगी, बट लोकेशन की इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाएगी, और कैब ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन भी इधर से मिलेगी, ठीक है। तो आपको कुछ सेग्रीगेट करके दोनों जगह क्वेरी चलानी पड़ेंगी। दोनों जगह क्वेरी चलाने के बाद आउटपुट को कुछ लॉजिकली रिजल्ट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और आउटपुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत ही ट्रिवियल सी प्रॉब्लम है जो कि हम सर्वर्स पे करते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके स्कीमा पे चलाई आपने क्वेरी, दोनों को मर्ज किया, जेसन फाइल बनाई और भेज दी वापस, ठीक है। ऐसा कुछ हम करेंगे। तो इसको मैं बोल रहा हूँ पार्टीशनिंग बाय फंक्शनैलिटी। आपने फंक्शनैलिटी वाइज पार्टीशन कर दिया, बट इससे प्रॉब्लम क्या हुई, एप्लीकेशन लेयर पे या फिर बैकएंड पे, एप्लीकेशन लेयर नहीं क्लाइंट एप्लीकेशन पे या फिर बैकएंड पे ही आपने एक लेयर बनाई, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई रिजल्ट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट वही है, नो पेन नो गेन, थोड़ा सा तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ अगर पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, थोड़ा सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब बहुत ही बढ़िया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपने प्लान किया कि भाई आपने अपनी कंट्री में 20-25 सिटीज़ को आपने टारगेट कर लिया, बढ़िया चल रहा है। अब आप और सिटीज़ पे नहीं जाना चाहते अपनी कंट्री में, क्योंकि आपको पता है बिजनेस आपका आएगा नहीं। इट्स बेटर मैं क्या करता हूँ, दूसरी कंट्री में स्केल करता हूँ। तो अब आपने सोचा कि भाई अपने बिजनेस को कहीं और एक्सपेंड करते हैं, सिंगापुर चलते हैं, ठीक है। सपोज करो सिंगापुर चलते हैं, अपने बिजनेस को लेके जाते हैं।
आप जब लेके गए, आपका जो सिस्टम था, आपका जो जितना भी डीबी का आपने जितना भी अब तक पैटर्न 5 तक अप्लाई करके जो अपने सिस्टम को रखा हुआ है, वो आपका अब की कंट्री यानी इंडिया में ही पड़ा हुआ है। अब क्योंकि आपने यूएस में, या फिर यूएस ले लेते हैं, यूएस में आपने स्टार्ट कर लिया है, आपने न्यूयॉर्क में भी अपने शुरू किया है, अब उनको प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि यूएस से आपका थ्रू नोड्स जब रिक्वेस्ट आती है आपके इंडिया के सर्वर पे, तो इससे अब लैग बहुत ज़्यादा आता है, लेटेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, कंट्री वाइज अब प्रॉब्लम आ रही है। अब आप क्या करोगे, अब आप अपने सिस्टम को हॉरिजेंटली स्केल करोगे, स्केल आउट करोगे। ठीक है, स्केल आउट यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम, शार्डिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी जो हमने क्लस्टरिंग वगैरह कर रहे थे उसमें भी एक टाइप की स्केल आउट ही कर रहे थे हम, बट अब वो फॉर्मली हम स्केल आउट करेंगे। स्केल आउट में हम क्या करेंगे, शार्डिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, शार्डिंग क्या होता है, आपके पास जो डेटाबेस है, आपने क्या किया, 50 मशीन एस्टेब्लिश करी, आपके पास डेटाबेस था ये। शार्डिंग आप सबको याद होगी, है ना, उसमें हम क्या हॉरिजॉन्टली पार्ट कर देते हैं, राइट। आपने शार्डिंग करी, आपने 50 मशीन अप्लाई करी, अब 50 मशीन ली अपनी सेम कॉन्फ़िगरेशन की, और सबके पास सेम डेटाबेस स्कीमा है। ध्यान दो, सेम डेटाबेस स्कीमा है। ठीक है, शार्डिंग की वीडियो में स्टूडेंट का स्कीमा था, सेम डेटाबेस स्कीमा है, बट ईच मशीन होल्ड जस्ट ए पार्ट ऑफ डेटा। कुछ पार्ट ऑफ डेटा हर मशीन रखती है। फिर इनिशियली आपकी मशीन थी, ठीक है, इसके अंदर सपोज करो आपका जो भी डेटा था, डेटा के n रोज हुआ करती थी। ठीक है, अब आपने 50 मशीन ली, उनको n/50 किया। ठीक है, और 50 मशीन के अंदर जो आपने मशीन्स बनाई, इसके अंदर n/50 डेटा, n/50 रोज इस मशीन में डाली, n/50 रोज इस मशीन में डाली, n/50 रोज इस मशीन में डाली। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी मशीन्स उठाई, उसके अंदर स्कीमा सेम रखा, डेटाबेस सेम है, बट इंफॉर्मेशन जो है आपकी, जो आपके रोज हैं, रोज आपने अलग अलग मशीन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ईच मशीन जस्ट होल्ड अ पार्ट ऑफ डेटा, पार्ट ऑफ डेटा होल्ड किया हुआ है हर मशीन ने। शार्डिंग, हॉरिजॉन्टलिंग, पार्टीशनिंग, है ना, आपको याद होगा, समझ आ गया होगा। बट आपको क्या करना होगा, लोकेलिटी ऑफ डेटा जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। एक मशीन के अंदर लोकल डेटा होना चाहिए ताकि बार बार मशीन्स के अंदर स्विच ना करना पड़े। ठीक है, ईच मशीन कैन हैव देयर ओन रेप्लिकास। अब हर मशीन का अपना खुद का रेप्लिका हो सकता है। ठीक है, वो हम यूज कर लेंगे फेलियर रिकवरी के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि शार्डिंग के अंदर हमने एक प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी कि शार्डिंग जब हम करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको थोड़ा सा पेन झेलना पड़ता है बैकएंड लेयर पे। तो शार्डिंग जनरली हार्ड टू अप्लाई, ये हमें पता है, शार्डिंग की वीडियो में डिस्कस किया है हमने। बट वी ऑल नो दैट नो पेन इज नो गेन। अगर पेन नहीं लोगे तो गेन कैसे होगा। ठीक है, अब आपने देखा कि आपने शार्डिंग अप्लाई करी, शार्डिंग अप्लाई करने के बाद अब जब आपने स्केल आउट किया, अब आपका सिस्टम जो है बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब आपने जो नई कंट्रीज में आप गए थे, सिंगापुर में या फिर न्यूयॉर्क में जो आपने स्केल किया था, नई रीजन में जो आप गए थे, आपका बढ़िया चल रहा है। ठीक है, 50 मशीन्स उसको बढ़िया से हैंडल कर रही हैं, क्योंकि जो आपकी 50 मशीन्स होंगे वो कैसे काम कर रही होंगी कि हर मशीन में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट हैं वो डिवाइड हो गई। ठीक है, क्योंकि आप नए रीजन में गए थे, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ गई थी, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ने के बाद लेटेंसी इंक्रीज हो गई थी, लेटेंसी इंक्रीज करने के लिए लेटेंसी डिक्रीज करने के लिए आपने स्केल आउट करा, स्केल आउट में आपने 50 मशीन कर ली। अब जितनी रिक्वेस्ट है 50 मशीन में डिवाइड हो गई हैं, और हर मशीन का अपना खुद का आपने रेप्लिका वगैरह सिस्टम अप्लाई कर रखा है फेलियर रिकवरी के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न से आपने अप्लाई करी है, शार्डिंग इस तरीके से आपने अप्लाई करी है, मज़ा आ गया। अब आपने देखा कि आपका जो बिजनेस है ना बहुत ग्लोबल स्केल पे चलने वाला है, आपको मल्टीपल कंट्रीज में जाना पड़ेगा। अभी आप एक ही कंट्री में मूव हुए थे, आप इंडिया से आप न्यूयॉर्क ही गए थे, अब न्यूयॉर्क की भी बहुत सारी सिटीज़ चाहिए आपको, सिंगापुर की बहुत सारी सिटीज़ चाहिए, यूरोप की भी बहुत सारी सिटीज़ चाहिए। अब आपका बिजनेस इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया है कि वो अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स जा सकता है अच्छे से। बट आपने जो शार्डिंग अप्लाई की थी इंडिया में ही रह के, इंडिया में मल्टीपल मशीन्स अप्लाई कर दी थी, मल्टीपल मशीन्स रख दी थी, बट अब जब वर्ल्ड वाइड आपका बिजनेस स्केल हो गया तो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाएंगी कि अब आपका सिस्टम, अब आपका पीक चल रहा है बिजनेस का, बहुत पैसे कमाने वाले हो आप, बट आपका सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अब फिर से उसकी थ्रूपुट डिक्रीज हो गई है, लेटेंसी बढ़ गई है, स्लगिश चल रहा है, ऐप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा है। इंडिया के बंदे तो खुश हैं, इंडिया के बंदे तो बढ़िया चल रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, बट जो बाहर कंट्री का जो यूज़र एक्सपीरियंस है उन बंदों का वो ख़राब होता जा रहा है। अब आप क्या करोगे, अब थर्ड और लास्ट आप पैटर्न अप्लाई करोगे जिसको मैं कहता हूँ डेटा सेंटर वाइज पार्टीशन। समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, अब क्योंकि अक्रॉस कॉन्टिनेंट जो आपकी रिक्वेस्ट हैं बहुत ज़्यादा हाई लेटेंसी के साथ ट्रैवल कर रही हैं, इधर से उधर इधर से उधर, क्यों ना मैं अपने ट्रैफिक को जो कि रिक्वेस्ट आ रही है वर्ल्ड वाइड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ अक्रॉस डेटा सेंटर्स। ठीक है, ये मैं कैसे करूँगा ये देख लेते हैं। आप क्या करोगे, आप
डेटा सेंटर्स बना दोगे। सपोज ये आपने एक डेटा सेंटर बनाया, ठीक है, डेटा सेंटर 1 बोल देता हूँ यूरोप में, ठीक है। एक आपने यहाँ पे डेटा सेंटर बनाया सिंगापुर में, एक आपने इधर डेटा सेंटर बनाया इंडिया में, एक आपने इधर डेटा सेंटर बनाया न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो आपने कुछ कितने डेटा सेंटर बना दिए, 1 2 3 और 4। सपोज करो अभी के लिए आपने इतने डेटा सेंटर्स बना दिए। अब आप क्या करोगे, जो भी आपकी साउथ एशियन ट्रैफिक है, यानी कि साउथ एशिया में जितना भी ट्रैफिक है, उसको आप इंडिया के डेटाबेस पे भेज दोगे, या फिर आप डेटा सेंटर पे भेज दोगे, या फिर आप सिंगापुर के डेटा सेंटर भेज दोगे, ठीक है। जितने भी साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन सारी कंट्रीज में आप स्केल आउट कर चुके हो अपने बिजनेस को। तो आप क्या करोगे, जितने भी रिक्वेस्ट आपकी साउथ एशिया कंट्री से रिलेटेड है वो सारी आप सिंगापुर और इंडिया पे भेज दोगे, इंडिया के डेटाबेस पे भेज दोगे। और ध्यान रखो ये सारा डेटाबेस सेम ही है ना, सारा डेटाबेस सेम ही है, ठीक है। बस वो ये है कि आपने इस डेटाबेस से डेटा की कॉपीज़ बना के रख ली हैं, रेलिवेंट कॉपीज़ बना के रख ली हैं, और आपने अलग अलग कंट्रीज़ में रख दी हैं कि भाई उस कंट्री के आसपास की कंट्रीज़ और उस कंट्री की जितने भी रिक्वेस्ट होंगी वो उस डेटा सेंटर पे जाएंगी, जिससे क्या होगा, लेटेंसी भी कम आएगी और आपका जो रिक्वेस्ट है वो डिवाइडेड भी रहेंगी, ठीक है। हम यही करना चाह रहे हैं, शुरू से रिक्वेस्ट को भेजना चाह रहे हैं अलग अलग मशीन्स पे, राइट। अब आपने ग्लोबली क्योंकि स्केल कर लिया है, तो आप कॉन्टिनेंट वाइज रिक्वेस्ट को स्केल करो। जितने भी यूरोप के रिक्वेस्ट हैं, यूरोप और रशिया के रिक्वेस्ट हैं, सपोज वो आपने यूरोप के डेटा सेंटर भेज दिए, ठीक है। जितने भी साउथ एशियन है वो इधर भेज दिए। जितना भी आपका यूएस का डेटा रिक्वेस्ट है, यूएस की रिक्वेस्ट है, वो आपने न्यूयॉर्क में जो आपको डेटाबेस पड़ा है, वहाँ डेटा सेंटर पड़ा है, आपने वहाँ भेज दी। तो इससे क्या करा आपने, इससे आपने अक्रॉस कंट्री अपने डेटा सेंटर्स एस्टैब्लिश कर दिए हैं, ठीक है। और अक्रॉस कंट्री आपका डेटा जो है वो पड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड, और आपके रिक्वेस्ट जो है वो अक्रॉस कॉन्टिनेंट जो है डिवाइडेड है, ठीक है। साउथ एशियन सारी रिक्वेस्ट जो हैं सिंगापुर और इंडिया के डेटा सेंटर में जा रही हैं, यूरोप की और रशिया की सारे यूरोप के डेटा सेंटर में जा रही हैं, और अमेरिका की सारी अमेरिका डेटा सेंटर में जा रही हैं। ऐसे आप और भी डेटा सेंटर लगा सकते हो। सपोज करो रशिया के अंदर आप रशिया का खुद का एक डेटा सेंटर लगा सकते हो। बस इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमने अनेबल किया हुआ है क्रॉस डेटा सेंटर रेप्लिकेशन। क्रॉस डेटा सेंटर रेप्लिकेशन का मतलब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यूरोप के कस्टमर यूरोप के ही हैं, ठीक है, यूरोप के कस्टमर यूरोप के ही हैं, तो यूरोप के कस्टमर का सारा डेटा ना ये यूरोप में ही होना चाहिए, ठीक है। यूरोप में ही रख लेता हूँ मैं, इंडिया या सिंगापुर के सर्वर में क्यों रखना है उनका सारा डेटा, अच्छी बात है। बट इससे एक प्रॉब्लम आई, सपोज करो कि आपका यूरोप का डेटाबेस किस तरीके से, डेटा सेंटर किस तरीके से पंगा हो गया उसमें, यानी कि वो फट गया किस तरीके से, नहीं चल रहा, तो आपके सिस्टम की आपकी कैब बुकिंग ऐप जो कितनी फेमस हो गई उसकी अवेलेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, राइट। अवेलेबिलिटी हमने पढ़ा था, अवेलेबिलिटी हमें हाई रखनी है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस डेटा सेंटर एप्लीकेशन भी बना के रखोगे, यानी कि कुछ टाइम में इन डेटा सेंटर आपस में भी रेप्लिकेशन करते रहते हैं डेटा की। अब क्योंकि आपस में रेप्लिकेशन करते रहते हैं, तो अगर यूरोप का डेटा सेंटर किसी तरीके से नहीं चलता फॉर सम रीज़न, 1-2 घंटे के लिए ख़राब हो जाता है, तो यूरोप की जो जितनी भी जनता है, जो यूरोप से स्पेसिफिक जितने भी रिक्वेस्ट हैं, वो आप सिंगापुर और इंडिया भेज सकते हो। थोड़ी सी लेटेंसी आएगी, थोड़ी ऐप्स लगिश चलेगी, बट आपकी अवेलेबिलिटी हाई रहेगी। 1-2 घंटे के लिए आपकी अवेलेबिलिटी हाई रहेगी, कोई बात नहीं। दोबारा थोड़ी देर बाद जब आपका यूरोप का डेटा सेंटर वापस से रिवाइव हो जाएगा, आप वापस से यूरोप पे ही उन रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर दोगे। तो आप देख रहे हो कि कितने बढ़िया तरीके से, कितना अच्छा डिज़ाइन पैटर्न, 7 डिज़ाइन पैटर्न बने हुए हैं कि आप अपनी छोटी सी ऐप को वर्ल्ड लेवल तक, यानी कि कहाँ तक ले जा सकते हो, वर्ल्ड लेवल तक, ठीक है, बढ़िया से। तो आपने अक्रॉस कंट्री ले गया, वर्ल्ड लेवल आपका डेटा जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बन गया है, ठीक है। आपकी ऐप बहुत बढ़िया चल रही है, हर कंट्री में आपकी ऐप धूम मचा रही है, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छे से अवेलेबिलिटी भी मेंटेन की हुई है, बिजनेस आपका बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आप यूनिकॉर्न बन चुके हो, वर्ल्ड वाइड आपके ब्रांड बन चुका है। अब आप क्या करोगे, अब आपका काम क्या है, अब आप IPO के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। IPO के लिए अप्लाई करोगे, IPO जिसको नहीं पता गूगल कर लेना, ठीक है। IPO अप्लाई करोगे और मस्त आप बढ़िया आपकी नई एक मैं बोलूँ बिग कंपनी बन गई है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आपने ये 7 डेटा स्केलिंग के पैटर्न्स पढ़ लिए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखो हर पॉइंट पे
हर पॉइंट पे हम कुछ अलग ही कर रहे हैं, हर पॉइंट में कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि जो मैं क्लस्टरिंग करता था, क्लस्टरिंग कैसे, यहाँ पर भी क्लस्टरिंग लगा रहे हैं हम, ठीक है। क्लस्टरिंग एक बेसिक कंसेप्ट था जो हमने एक वीडियो में पढ़ा है, पर क्लस्टरिंग यहाँ भी अप्लाई हो रही है, प्राइमरी एप्लीकेशन। क्लस्टरिंग आपकी यहाँ भी अप्लाई हो रही है, प्राइमरी एप्लीकेशन यहाँ भी रखा हुआ हमने, प्राइमरी एप्लीकेशन। बट यहाँ पे क्या है, हम रीड राइट बेसिस पे जो रिक्वेस्ट है उनको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि कैसे पार्टीशनिंग करते हैं डेटा को फंक्शनैलिटी वाइज, ठीक है। नए हमने स्कीमा में ही डेटा को डाल दिया था, राइट, नए स्कीमा में ही डाल दिया था हमने, ये किया था, बहुत ही बढ़िया। और फिफ्थ सिक्स्थ हमने पढ़ा कि भाई किस तरीके से आप स्केल आउट करते हो, मल्टीपल शार्ड बनाए थे, 50 मशीन आपने एस्टैब्लिश करी, 100 मशीन एस्टैब्लिश कर लो, स्कीमा सेम रखो, रो वाइज डेटा को डिवाइड कर दो। याद है हमने स्टूडेंट में पढ़ा था, पहले 10,000 स्टूडेंट एक मशीन में, दूसरे 10,000 स्टूडेंट दूसरी मशीन में, है ना, ऐसा कुछ शार्डिंग भी हमने कर दी और फिर डेटा सेंटर वाइज पार्टीशन भी कर दी है। बहुत ही बढ़िया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो बढ़िया, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको समझ आया कि नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से देखना इस वीडियो को, नोट्स को पढ़ना बढ़िया से, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की वीडियो देखी होगी तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे, खुश होगे, या फिर आपको बहुत एक्साइटमेंट हुई होगी किस तरीके से उन सारे कंसेप्ट्स को हमने लाइव अप्लाई किया वाइल मेकिंग आवर ओन स्टार्टअप, राइट। बहुत ही बढ़िया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।